पिछले व्लॉग में हमने कहा था कि मंजूर भट्टी साहब के बारे में अगले व्लॉग में बात करेंगे, उन पर हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अंसार अब्बासी साहब की तरफ से एक मुफाहिमाना कमेटी कायम की गई है। इनकी टेबल स्टोरियाँ ज़रा देख लीजिए, जिनमें बिल्कुल कोई शक नहीं होती कि इन्होंने घर बैठकर किसी से सुनाई बात को आगे बढ़ा दिया है। अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं, इनको कुछ लोग मुनाफिक आज़म भी कहते हैं। उनके साथ हम बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बात करते हैं, पहले ये अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह के रसूल का नाम लेते हैं और उसके बाद ये बात करते हैं। इस पर हम नहीं कह सकते कि उन्होंने झूठ बोला है या कोई मुनाफिकत की है, बल्कि हम कहेंगे कि इनकी तरफ से एक मुफाहिमाना कमेटी कायम की गई है। इनकी तरफ से पहले ये खबर सामने लाई गई थी, जो पूरी दुनिया जानती थी, कि फैज़ हमीद पर एक इल्ज़ाम ये भी है जिसमें उनको सज़ा हुई है कि वो कई दस्तावेज़ अपने साथ अपने घर ले गए थे, उनके लैपटॉप में मौजूद थी या उनके मोबाइल में मौजूद थी, जिसके लिए वो बिल्कुल भी हकदार नहीं थे, नहीं ले जा सकते थे। जैसे ही फैज़ हमीद साहब को सज़ा होती है तो अंसार अब्बासी साहब की तरफ से अगले रोज़ ही स्टोरी पेश कर दी जाती है कि ये देखें कि ये भी इन पर इल्ज़ाम था और इसमें इनको सज़ा हुई है, और ये बहुत से लोगों को पहले ही पता था कि वो ऐसा कर चुके हैं। इसी तरह से इनकी तरफ से अगले रोज़ एक और स्टोरी मार्केट में लाई गई। कुछ लोग कह रहे थे कि फैज़ हमीद साहब DGISI थे और वो जवाब देते जनरल बाजवा को। जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अगर इन्होंने कुछ किया है तो उसमें वो भी शामिल हैं, वो भी मुलव्वस हो सकते हैं और उनको भी सज़ा हो सकती है। तो इस पर भी अंसार अब्बासी साहब की तरफ से बड़ी दूर से कोड़ी लाई गई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जनरल बाजवा साहब इसमें मुलव्वस नहीं हो सकते। इनका जो काम है, इन्होंने जो कुछ किया, इन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत से किया, उनको बता के नहीं किया, उनके इल्म में लाए बगैर किया है। ये मुमकिन नहीं है। अगर ये बात है कि जनरल बाजवा साहब को इसका इल्म नहीं था कि मेरा DGISI क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, सही कर रहा है, अगर उनको इल्म नहीं था, फिर उन जैसा कोई कुंद ज़हन नालायक बंदा नहीं हो सकता। और ऐसा बंदा जो कुंद ज़हन हो, नालायक हो, वो आर्मी चीफ के होते पार नहीं पहुंच सकता। तो ऐसा यही साबित होता है, ज़ाहिर होता है कि बाजवा साहब को बहुत कुछ पता था, जिस तरह के शवाहिद सामने आ रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से, हमारे साहब की तरफ से, जनाब अंसार अब्बासी साहब की तरफ से टेबल पर बैठ के स्टोरी घड़ दी जाती है। इसी तरह से उनकी तरफ से एक और स्टोरी सामने लाई गई है। अब उन्होंने 3 लोगों के नाम सामने ला के कहा है कि ये 3 लोग तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और मौलवी महमूद। और ये मौलवी महमूद साहब सबसे पहले इन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा था। ये तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए थे। और फवाद चौधरी साहब भी ट्वीट करने वाले पहले PTI के लीडर थे जिन्होंने इमरान खान की सियासत से अलहदगी इख्तियार की थी। और इमरान इस्माइल भी, जो मिफ्ता इस्माइल के भाई है और गवर्नर सिंध रहे हैं, ये भी बीच मंझधार के इमरान खान की कश्ती को छोड़कर छलांग लगाकर अलग हो गए थे, अलहदा हो गए थे। ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये पूरी दुनिया के सामने है कि इमरान खान को धोखा देने वाले ये 3 लोग भी हैं। कई और भी हैं, बहुत से लोग हैं, लेकिन ये 3 भी उनमें शामिल हैं। और ऐसे भी इमरान खान के साथी हैं जो आज भी इमरान खान के साथ मौजूद हैं, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। चांद के अलावा इमरान खान की बहनें या फिर 1-2 लीडर होंगे, सिर्फ 1-2 लीडर, बाकी सारे के सारे कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। बात हम कर रहे थे अंसार अब्बासी साहब की मुफाहिमाना सियासत की। तो ज़रा खबर मुलाहिजा कीजिए, ज़्यादा लंबी चौड़ी हम बातें नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबक रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी के एक ग्रुप ने एक मरतबा फिर खामोशी से मुफाहमती कोशिशें तेज़ कर दी हैं, जिनका मकसद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत को कम करना, बिलखसूस फौजी एस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान कशीदगी में कमी लाना है। वो कहते हैं कि ज़राए के मुताबिक ये कोशिश कौमी मुज़ाकराती कमेटी के तहत की जा रही है, जिसमें चंद बासर
ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हैं। बताया गया है कि ये तीनों रहनुमा एक अफसर और हुकूमती वज़रा से राब्ते में हैं ताकि PTI के लिए किसी हद तक रिलीफ हासिल किया जा सके और बातचीत की गुंजाइश निकल सके। PTI के बानी इमरान खान की अडयाला जेल में कैद के गिर्द घूमने वाली माजी की कोशिशों के बरक्स इस मरतबा तीनों रहनुमाओं की फौरी तवज्जो कोट लखपत जेल पर मरकूज है, जहां PTI के कई सीनियर रहनुमा इस वक्त कैद में हैं, जिनमें शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद शामिल हैं। दिलचस्प अमर यह है कि कोट लखपत जेल में कैद तमाम रहनुमा पहले ही खुलकर मुज़ाकरात की हमायत कर चुके हैं, बातचीत को आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे चुके हैं। ताहम इमरान खान इनकी ये राय मुस्तरद कर चुके हैं और अवामी सतह पर किसी भी सतह पर मुज़ाकरात मुस्तरद करते हुए सड़कों पर एहतजाज ही को वाहिद रास्ता करार दे चुके हैं। तो नादरीन, ये इनकी खबर है 17 दिसंबर की। आज की खबर है अंसार अब्बासी साहब की। तो अंदाज़ा कीजिए कि पहले कितनी मरतबा ये खबर आपके सामने आ चुकी है और इन लोगों की तरफ से शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात भी हो चुकी है और इनकी तरफ से पुरानी शराब को पुरानी बोतल में डालकर पुरानी ही तर्ज पर लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है। और साथ ये भी कहा गया है कि इमरान खान इसको मुस्तरद कर चुके हैं, तो फिर नई खबर देने की ज़रूरत ही क्या थी, बल्कि नए सिरे से खबर देने की ज़रूरत ही क्या थी। तो इससे हम यही अखज़ कर सकते हैं कि जनाब अंसार अब्बासी साहब की तरफ से ये मुफाहमाना कमेटी अपनी तरफ से ही तश्कील दी जा रही है। चलते हैं मंजूर भट्टू साहब की तरफ। मंजूर भट्टू साहब के वालिद के बारे में कहा जाता है कि वो कादियानी थे और इसका इकरार इतराफ़ मंजूर भट्टू साहब की तरफ से भी किया गया था कि मेरे वालिद साहब कादियानी थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कादियानी नहीं हूँ बल्कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ। जिस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी मुसलमान इश्क करता है, उसी तरह से मैं भी इश्क करता हूँ। जैसा कि हमने कहा था कि शेर अफगान साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े एक सियासी लीडर हुआ करते थे। जनरल ज़ियाउल हक की कभी नाकाबाल हुआ करते थे और उसके बाद वो फिर PTI में भी चले गए। कई पार्टियां छोड़ते हुए PTI में आए थे और ये वही हैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में ये हुकूमत का हिस्सा थे और लोगों ने इनको पकड़ लिया था, गाड़ी में पकड़ा और गाड़ी में लिटा के इन पर तशद्दुद करने की कोशिश की गई थी। बहरहाल हम बात कर रहे थे इनकी जनाब मंजूर भट्टू साहब की, ये कौन सी पार्टी जिसमें ये नहीं गए थे और आखिरी मरतबा ये शामिल थे पीपल्स पार्टी में। पहले भी पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग नून में भी और इसके अलावा जुनेद लीग में भी, जनरल ज़ियाउल हक के साथियों में भी इनका शुमार होता था। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में इन्होंने हिस्सा लिया था। इनकी सियासत कैसे कैसे चलती रही, मियां नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी साथी हुआ करते थे, स्पीकर थे उनके पंजाब असम्बली में और उनको ही फिर इनकी तरफ से चकमा दिया गया। धोखा हम नहीं कहते क्योंकि वो मरहूम हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर रहमतें बरसाए। बहरहाल पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम थे, बल्कि बहुत बड़ा नाम थे और 86 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ और ये खबर है भारत की शोहरत को एक और बड़ा ज़बरदस्त झटका लगा है। एक तो जिस तरह से इसको मुलव्वस करा दिया गया है भारत को दहशतगर्दी में जो सिडनी में हुई है और वो साहब भारतीय निकले हैं और भारतीय पुलिस की तरफ से इसका एतराफ़ किया गया है। बल्कि इससे बड़ा झटका भारत को उस वक्त लगा जब एक बरतानवी जरीदे की तरफ से ये कहा गया कि भारत के 7 तैयारे पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए हैं और उनमें 4 राफेल थे, एक MiG-29 था, एक SU-30 था और एक ड्रोन था। इनको गिराया गया पाकिस्तान की तरफ से। पहले ट्रंप बार बार ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे गिराए हैं, भारत से इनकार करता रहा है। लेकिन अब जिस तरह से एरो मैगजीन की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से 4 जदीद तरीन राफेल गिराए गए और 3 दूसरे तैयारे गिराए गए। तो इससे भारत की साख को अंदाज़ा कीजिए कि कितना ज़्यादा धचका पहुंचा है। भारत को धचके पे धचका, जिस तरह से सिडनी में भारत और इसराइल की तरफ से पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश की गई, लेकिन आर्मी मीडिया की तरफ से कहा गया कि भारतीय शहरी इसमें मुलव्वस थे। इसी तरह से पहले भी भारत को कई झटके लग चुके हैं। एक तो मई में पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह से शिकस्त फाश दी थी, वो मेरा ख्याल है कि इस सदी का बल्कि गुज़श्ता सदी को भी शामिल कर लें तो 2 सदियों का भारत के लिए वो सबसे बड़ा झटका है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को भी ऐसा ही झटका लगाया गया। आजकल तालिबान की हुकूमत भारत के लिए प्रॉक्सी का काम कर रही है। तो
भारत के एम पर उसने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो पाकिस्तान ने बिल्कुल उसी तरह से जवाब दिया जिस तरह से भारत को जवाब दिया गया था। तारक महमूद जहांगीरी साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने एक वकील खड़ा कर दिया है और ये सिद्दीकी साहब है, फैसल सिद्दीकी साहब कराची वाले। उनको किस लिए खड़ा किया गया है? जिस तरह से डोगर साहब की तरफ से, सरफराज डोगर साहब की तरफ से एक और जज को साथ बिठा के एक केस का फैसला इनके खिलाफ कर दिया। डिग्री के हवाले से उन्होंने केस को सुन लिया और कहा कि 3 दिन में जवाब दिया जाए। इस हवाले से जो उनका फैसला सामने आया है, डोगर साहब ने पहले तो जुबानी फैसला दिया था, अब उनका तहरीरी फैसला भी सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस जहांगीरी के 2 एतराज मुस्तरद कर दिए। ये कौन से 2 एतराज़ हैं? एक जज की डिग्री से मुतल्लिक़ संगीन इल्ज़ामात हैं। मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। जहांगीरी साहब की तरफ से कहा गया था कि पहले सिंगल बेंच बनाया जाना चाहिए था, एक जज केस सुनता, लेकिन आपने डिवीजन बेंच बना दिया है। तो उस पर सरफराज डोगर साहब की तरफ से कहा गया कि मामले की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए 2 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है। जज की बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस का सवाबदीदी इख्तियार है, तो सबके एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाज नहीं है। उन्होंने कहा, जज साहब की तरफ से कहा गया कि गो के मेरे ऊपर तसब के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन मेरा ये सवाबदीदी इख्तियार है कि मैं बेंच बनाऊं जिसमें भी उसको शामिल करना चाहूँ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने डिवीज़न बेंच बना दिया। तो बाकी उन्होंने कहा कि ये भी गलत है कि मैं तसब से काम लूँगा, मैं तसब से काम नहीं लूँगा। ये एतराज़ात दो उन्होंने मुस्तरद कर दिए। तो इस पर जनाब जहांगीरी साहब अगली अदालत में चले गए हैं। जनाब अमीनुद्दीन साहब की आइनी अदालत में वो गए हैं और उनके वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, दीगर भी वकला उनकी वकालत करेंगे आगे जाके। यहाँ पे हमने बात करनी है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक जज से गए हैं दूसरे के हत्थे चढ़ गए हैं, वो भी इनसे कोई कम नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि सूरत हाल थोड़ी सी जहांगीरी के हवाले से मुख्तलिफ हो जाए। इंतज़ार करते हैं कि वहाँ पे केस कब लगता है और केस का क्या बनता है, क्योंकि पीछे डोरियां हिलाने वाले वही हैं जो इनके पीछे हैं, डोगर साहब के पीछे हैं और उनके पीछे भी वही हैं। लिहाजा पुतली का तमाशा वही होगा जैसा डोरियां हिलाने वाले चाहेंगे। तो जहांगीरी साहब के लिए फैसले से कोई ज़्यादा तवक्कुआत रखना मेरा ख्याल है कि अब ही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की बात कर लेते हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि पंजाब से तमाम माफियात का खात्मा कर दिया गया है। उन्होंने बहुत बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम अपनी जानदाराना राय आपके सामने रखते हैं कि इन्होंने किसका खात्मा किया है, किसका खात्मा नहीं किया है। बहुत से माफियाज आप भी मौजूद हैं, जैसे कि कब्जा माफिया हो गए या कोई दीगर लूट मार करने वाले, 2 नंबरी करने वाले, फ्रॉड करने वाले माफियाज अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। आज भी आपको हर अदारे में रिश्वत चलती हुई नजर आएगी। उसमें एलडीए हैं, उसमें वापडा वाले हैं। वापडा का तो खैर इनके साथ तल्लुक नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी महकमे हैं उनमें रिश्वत चल रही है। लेकिन इसमें भी कोई गलत बात नहीं, लेकिन इसमें भी सदाकत है कि कुछ न कुछ माफिया का खात्मा जरूर किया गया है। जैसे कि तजावजात वाले हैं, गो के वो रेडी वाले ही क्यों ना हो, रेडी बानी क्यों ना हो, छोटी छोटी छाबियों वाले ही क्यों ना हो, लेकिन मांगने वाले भकारी उनकी तरफ अभी तक हुकूमत की नजर नहीं गई। लेकिन हमने अपना तजर्बा आपके सामने रखना है। रात को हम फैसलाबाद गए, ये है चक नंबर 113 गाबे, यहाँ से जड़ावाला तक मोटरवे पर, और उसके आगे तकरीबन कोई 30 किलोमीटर और जाना पड़ता है। छोटी सड़कें हैं और वहाँ पे अमूमन यही होता था कि लूट मार होती थी, डकैतियाँ हुआ करती थी। लेकिन सीसीडी की तरफ से जिस तरह से मुकाबलों में डाकुओं का खात्मा करने की कोशिशें की जा रही हैं और डाकुओं को ख़त्म किया जा रहा है, इसके वाज़े असरात नजर आए हैं। हमारे अपने कई रिश्तेदारों को वहाँ पे गोलियां लगी हैं, वहाँ पे यरगमाल बनाया गया है, वहाँ पे लूटा गया है। हमारा एक भतीजा है 4-5 साल पहले, उसको भी गोली मार दी गई थी, लूट लिया गया था। इसी तरह से हमारा एक वहाँ पे दोस्त असलम फौजी था, उसको भी मार दिया गया, उसको भी गोली मारी थी। वो अपनी पिकअप पर आ रहा था, उसको रोकने की कोशिश की गई, उसने अपनी गाड़ी नहीं रोकी तो उसको सीधी गोली मार के शहीद कर दिया गया था। इसी तरह से और भी हमारे कई रिलेटिव हैं वहाँ पे, इस गांव से जाने वाले आने वाले, उनको लूटा गया, उनके साथ तशद्दुद का भी रवैया इख्तियार किया गया। ये जाके सुना कि किसी किस्म की कई अरसा हो गया कोई वारदात नहीं हो रही। तो इस पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को वाकई अप्रिशिएट करना बनता है। बहरहाल कुछ लोगों की तरफ से ये भी एतराज़ किया जाता है कि मुकाबले में लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन आज तक एक भी बंदा सामने नहीं आया जो ये कहे कि फलां बंदा मारा गया, वो डाकू नहीं था, वो चोर नहीं था, वो मंशियात फरोश नहीं था।
تاہم لوگ یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ ماورائے عدالت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو پھر عدالتوں میں جس طرح سے فیصلے، جس طرح سے سرفراز ڈوگر صاحب فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح سے یحییٰ آفریدی فیصلے کر رہے ہیں، جس طرح سے امین الدین صاحب فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر ان عدالتوں سے کیا آپ توقع رکھیں گے کہ ڈاکوؤں کو پکڑا جائے گا، ان کے سامنے لایا جائے گا، دہشت گردوں کو ان کے سامنے لایا جائے گا؟ یہ فیصلے دیتے ہیں ان دہشت گردوں پر جن کو سیاسی طور پر دہشت گرد کہا جاتا ہے، جس نے کوئی کسی قانون کی خلاف ورزی کر لی اور اس پر دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا، تو ہمارے جج صاحبان ایسے مقدمہ دوڑ کے بھاگ کے لیتے ہیں اور اس پر، لیکن جب اصل دہشت گردوں کی عدالت میں پیش کیا آتا ہے تو پھر معذرت کر لی جاتی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے واقعی ان کی حکومت کی طرف سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بندہ ہے، ان کو جو بتانے والا ہے، جو ان کو گائیڈ کرنے والا ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، پاکستان میں ایسے لوگوں کا، ایسے ڈاکوؤں کا، چوروں کا، ریپ کرنے والوں کا صفایا ضرور ہو رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کے ہی یہ کھاتے سے مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ہی یہ کریڈٹ بنتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کم از کم 1-2 مافیاز کا تو پنجاب سے خاتمہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کامیابی بھی مل رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔